Hello everyone, welcome to the India's largest learning platform Unacademy. Let's crack Bihar exam, with me, with Ritu. अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, करने के बारे में अगर सोच भी रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी को जुड़ जाना है, अनअकैडमी के साथ जुड़ना है हमारे साथ, क्योंकि अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है टॉप एजुकेटर, टॉप फैकल्टी जो आपके एग्जाम को सफल बनाने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम है रितु। मैंने एमएससी मैथ से किया हुआ है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल से ज्यादा का, 50,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने मेंटर किया है और 2 बारी मैं यूपीएससी मेंस में अपीयर हुई हूँ। ये है अबाउट मी जो आप सभी लोग यहाँ से जान सकते हैं। ये बैच की इसकी बात करूं तो लक्ष्य बीपीएससी 2 बैच स्टार्ट, अभी बैच टोटल बताती हूँ कितने स्टार्ट हुए। पहले तो सुनिएगा, जिसका 66 बीपीएससी का पीटी एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, उसके लिए बैच चलाया गया है मेंस एग्जाम के लिए। जिसको लग रहा है मेरा पीटी 100% क्लियर है, उसके लिए बीपीएससी मेंस के 2 मंथ का ये बैच चलाया गया है। 60 डेज का बैच कोर्स होगा। इसमें आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी और ये होगा हिंदी मीडियम के। कौन कौन से एजुकेटर करवाएंगे ये यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से एजुकेटर आपको कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर करवाएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते। और एक हुआ है विजय बीपीएससी। विजय बीपीएससी की अगर बात करूं तो विजय बीपीएससी जो है ये स्टार्ट हुआ है 5 जनवरी से। ये 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 10 जुलाई 2021 को ये एंड होगा। और ये इस बैच के बारे में अगर मैं बात करूं, इससे पहले 22 दिसंबर को बीपीएससी के पीटी के लिए और मेंस के लिए बैच स्टार्ट हुआ। फिर हुआ 29 दिसंबर से 22 दिसंबर को, फिर 29 दिसंबर को और फिर 5 जनवरी को बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। अब क्या क्या अनअकैडमी आपको बेनिफिट्स देती है, थोड़ा सा तो जान लेते हैं हम लोग कौन कौन से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए और फिर सब्सक्रिप्शन लीजिए। यहाँ पे मैं आप पहले चेक करिए सब्सक्रिप्शन से पहले कि कौन कौन से एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं, कौन से एजुकेटर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। ये इधर दी गई है फ्री क्लासेज, ये इधर दी गई है प्लस क्लासेज। फ्री क्लासेस में आपको मिलता है लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, ओकेशनल पीडीएफ मिलती है, नोट्स मिलते हैं और लिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। लेकिन प्लस क्लासेस की बात करूं जो आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड आपको पीडीएफ मिलती है, आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करवाए जाते हैं, वो भी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा सभी आपके डाउट्स क्लियर करवाए जाते हैं। तो ये हमें प्लस क्लासेस में अनअकैडमी देती है। हाउ टू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले आपको अपना गोल सिलेक्ट करना है और गोल सिलेक्ट करने के बाद ये जो बीपीएससी गोल अपना सिलेक्ट करोगे, फिर ये जो गेट सब्सक्रिप्शन आपको दिखता है, इस गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे कहाँ, तो ये तो बेनिफिट्स हैं, इस प्रकार के फेज पे आप पहुंच जाओगे। और ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में एक छोटू सा कोड यूज कर देना, IEETU रीतू वाईटी, ये छोटा सा कोड यूज कर देना। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% के डिस्काउंट के साथ साथ आप लोगों को मिलेगी मेरी प्रॉपर वे में गाइडेंस। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को किस प्रकार से और कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी तो या तो 1 साल का लीजिए या फिर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पे करने होंगे 8,800 रुपए। इसमें भी आपको 10% लेस मिल जाएगा। 10% 8,800 में 10% लेस कर दीजिए, फिर आपको फी पे करनी होंगी। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 12,800, इसमें भी 10% लेस मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे कोड यूज करोगी बिल्कुल पूरी लिस्ट आ जाएगी 10% ऑफ के साथ, रीतु वाईटी यूज करते ही।
तो ये कोड यूज करना, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्यों आपको 1 साल का 2 साल का लेना है? क्योंकि आप सभी को बताया 1 साल तो बीपीएससी के सब्सक्रिप्शन में लगी, बीपीएससी की तैयारी में लगी ही जाती है। 1 साल तो हमें चाहिए ही चाहिए तैयारी करने में अच्छे से। तो इसलिए आपको 1 साल या फिर 2 साल, ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है 6 मंथ के में और 1 साल के में। 6 मंथ का तो कभी भी मत लेना, कोई फायदा ही नहीं है, देख लो ज्यादा कुछ खास अंतर है नहीं। तो इसलिए फिर 12 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। और जिसने अभी 12th ही की है, जो 12th पास किए हैं और चाहते हैं, फर्स्ट ईयर में है, जो चाहते हैं मैं बीपीएससी की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दूं, तो उसके लिए तो फिर 2 साल का सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया रहेगा। आराम से बहुत अच्छे से वो तैयारी कर सकता है। तो चलिएगा, आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, कहीं आदत हो गई है, ध्यान नहीं रहता कि हम लोग लाइव कर रहे हैं या फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो चलिएगा, पीछे वाले सेशन में एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। ये जो वेब कैम है ना, ये बंद हो गया था, वेब कैम बंद हो गया था, उसमें मैं रुक गई थी, मैं बोलती जा रही थी, साउंड सब कुछ प्रॉपर वे में आया है, लेकिन बस यही हो गया कि मैं रुक गई और बीच में वीडियो चलती रह गई। तो इसलिए मैंने वहां पे फिर मुझे क्लास एंड करनी पड़ी, वरना उसी क्लास को मैं बिल्कुल कंटिन्यू कर देती और पूरा हमारा ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कंप्लीट हो जाता। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने स्टार्ट की, मैंने आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आखिर किस प्रकार से, प्लेट शब्द किसके द्वारा किया गया। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ, प्लेट शब्द दिया गया टूजो विल्सन के द्वारा। इसका जो प्रपोजल है, प्लेट टेक्टोनिक शब्द की संकल्पना है, इसका प्रपोजल है वो दिया मार्गन ने। इसका प्रतिपादन का, इसको प्रकाशित करने का जो श्रेय है वो एक व्यक्ति को नहीं जाता है, क्योंकि इसमें महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी सम्मिलित है, पूरा चुंबक अध्ययन भी, सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत, ये सब का सम्मिलित रूप ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो इसलिए इसको प्रकाशित करने में विल्सन, मैकेंजी, पार्कर, इन लोगों का योगदान है। तो ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट क्या होती है ये मैंने आपको बताया। प्लेट क्या होती है? पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर होती है, जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत का हिस्सा होती है प्लेट। इसमें ये जो हमारी पूरी की पूरी हमारी जो लिथोस्फीयर है, जो हमारा स्थल मंडल है, ये 7 प्रकार की प्लेट और काफी सारी छोटी प्लेटों से निर्मित है। क्यों ये प्लेटें टूटी, किस प्रकार से छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित हुई है? तो एक तो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक 2 प्रकार के फोर्स की वजह से ये प्लेटें टूटी। ये सारी हमने बातें की। तो ये बातें मैंने आप लोगों को बताई, और यहाँ पे फिर मैंने आपको समझाया थोड़ा सा कि ये किस प्रकार से प्लेट है, काउंट की हमने प्लेटों को, बहुत अच्छे से काउंट किया। 6 किस प्रकार से होती है, 7 किस प्रकार से, 8 किस प्रकार से, ये मैंने आपको लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बारे में बताया कि किस प्रकार से लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। यहाँ तक कि किसी भी पॉइंट में, कि आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आराम से बेझिझक पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कल तक के सेशन में, पीछे तक के सेशन में मैंने जो प्रमुख प्लेटें हैं वो 7 प्लेटें हैं, और इन सभी प्लेटों, 7 प्लेटों के बारे में आपको बताया। इसमें मैंने आपको एक अच्छी बात ये बताई थी कि प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है ये पूर्णतः महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है, महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है। अब आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आखिरकार महासागरीय क्रस्ट क्या है और ये महासागरीय प्लेटें क्या है। लेकिन जो जितनी अन्य प्लेटें हैं, जितनी अन्य जो 7-6 प्लेटें बच गई हैं, वो प्लेटें जो है महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों क्रस्ट से निर्मित प्लेटें हैं। तो मैंने आपको बताया था, लास्ट में लिख के बताया था कि जो अलग अलग प्लेटें हैं वो किस किस से निर्मित है, किस किस से निर्मित है। 7 प्लेटों के बारे में पीछे की सेशन तक मैंने आपको समझाया था। आई होप वहां तक की पॉइंट में किसी को भी कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत भी है तो आप लोगों को क्या करना है, बस कमेंट कर देना है, क्योंकि ये प्रीमायर होगी वीडियो, तो कमेंट कर देना और आपका कमेंट मैं जरूर देखूंगी, तो देखते ही आपका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त कई अन्य गौण प्लेटें भी विद्यमान है।
अन्य गौण प्लेटें कैसी, तो छोटी प्लेटें। गौण का मतलब कैसा, छोटी प्लेटें भी विद्यमान है। बड़ी तो हो गई 7 और छोटी प्लेटें कितनी है, तो छोटी प्लेटें, काफी सारी छोटी प्लेटें विद्यमान है। और ये प्लेटें दुर्बल मंडल एस्थेनोस्फीयर के ऊपर संचरण करती है। मतलब ये लाइन आई होप आपको समझ आई, क्योंकि पीछे में आपकी पहले ही क्लियर करवा दी किस प्रकार से लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, संचरण कर रहा है। ये बात आपको बता दी हूं किस प्रकार से लिथोस्फीयर एस्थेनो, क्योंकि जो लिथोस्फीयर है उसकी डेंसिटी कैसी है, उसकी डेंसिटी कम है, वो हल्की है, और इसलिए लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। एस्थेनोस्फीयर दुर्बल मंडल कैसा है, तो ये सेमी सोलिड है, और जो लिथोस्फीयर है वो कैसा है, वो सोलिड है, वो है स्थल मंडल। यहां तक के पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं प्लेटों के संचरण के कारण पृथ्वी की सतह पर अनेक परिवर्तनों के अध्ययन को ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ये जो प्लेट है, 7 बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें, इन छोटी प्लेटों और 7 बड़ी प्लेटों के ही संचरण के कारण पृथ्वी पे जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे फिर वो पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं, घाटियां बनती है, इन सभी को ही क्या कहते हैं, इन सभी की स्टडी को, जितने भी परिवर्तन होते हैं, इन्हीं परिवर्तनों की स्टडी को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इन्हीं प्लेटों के संचरण को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। किस प्रकार से ये प्लेटें संचरण कर रही है, संचरण करने की इनकी जो गति है वो किस प्रकार से संचरण कर रही है, क्या ये एक दूसरे के तरफ आ रही है, एक ही दिशा में आ रही है, या फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दूर जा रही है एक दूसरे से, तो किस प्रकार से इन प्लेटों का संचलन हो रहा है, उनके द्वारा क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसी को हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। अब ये संचलन जो है इन प्लेटों का, इस संचलन को हम लोग पढ़ेंगे। प्लेटों के संचरण से किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस प्रकार से यहाँ ये हमारे हिमालय की उत्पत्ति होगी, किस प्रकार से यहाँ प्लेटों के संचलन जिम्मेदार है किसी भी पर्वत पठार को बनाने के लिए। सारी बातों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग महासागरीय प्लेट। 2 शब्द आएंगे, एक तो महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेट। दोनों प्लेटों के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना। एक तो है महासागरीय प्लेट, इसका अधिकांश भाग किससे निर्मित है, तो ये महासागर से, जिसका मोस्टली भाग जो महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है प्लेट, वो महासागरीय हो गई। जो ज्यादा महासागर से निर्मित है, महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है, वो हो गई महासागरीय प्लेट। और ये जो प्लेट है, ये बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित यह प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से बाहरी और अधिक घनत्व की होती है। बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित यह प्लेट। अब बेसाल्टिक चट्टान अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो फिर मैं आपकी क्या कर दूंगी, पिटाई कर दूंगी। बेसाल्टिक चट्टान, बेसाल्टिक चट्टान क्या होती है, क्योंकि मैं पीछे आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। चलिए कोई नहीं, कमेंट में बतानी बताओ, नहीं बताओ अभी बता दी। तो बेसाल्टिक चट्टान क्या होती है, आई होप जिसको पता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात। बेसाल्टिक चट्टान, क्योंकि चट्टानों का जो चैप्टर है वो पीछे करवा चुकी हूँ। चट्टान मैंने बताया था बेसाल्टिक चट्टान। जो सब सर्वप्रथम जिन चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी वो थी आर्कियन क्रम की चट्टान। जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे, पृथ्वी एक तैमाक का गोला थी, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा हुई, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो ठंडी हुई तो सर्वप्रथम जिन क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई वो थी आर्कियन क्रम की, आर्कियन क्रम की चट्टानें। और आर्कियन क्रम की चट्टानों का ही टाइप है बेसाल्टिक ग्रेफाइट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें। कौन सी, ग्रेनाइट और बेसाल्टिक। दोनों में क्या होता है, दोनों चट्टानों में क्या होता है, बेसाल्टिक में और ग्रेनाइट में, इनमें मैग्मा, पृथ्वी के अंदर हमने अभी देखा एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल में क्या है, मैग्मा भरा पड़ा है, जो क्या करता रहता है, चक्रीय गति करता रहता है, उसको जगह मिल जाती है तो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ मैग्मा भरा पड़ा है और ये मैग्मा यहाँ से बाहर निकल रहा है। अगर मैग्मा की प्रकृति
अगर मैग्मा आप लोगों को पता होगा, मैं मैग्मा लावा ज्वालामुखी पढ़ाऊंगी तब और भी अच्छे से पढ़ाऊंगी। जब भी कहीं भी थोड़ा सा पॉइंट आ जाता है मैं उसको अच्छे से ही क्लियर करवाने का ट्राई करती हूँ, ताकि सबके सारे पॉइंट से क्लियर हो। तो जो लावा होता है इसकी प्रकृति जो होती है, इसका जो नेचर है, दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है अम्लीय, एक हो सकता है अम्लीय, और एक हो सकता है कौन सा, क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय। जो अम्लीय लावा होता है ये कैसा होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है अम्लीय लावा। अगर लावा जो बाहर निकल रहा है, मैग्मा अंदर मैग्मा है, बाहर निकल रहा है तो लावा निकल रहा है, तो लावा जब आके बाहर आके जम रहा है, तो वो अगर अम्लीय है उसकी प्रकृति तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, और गाढ़ी जो चीज होगी वो ज्यादा दूर तक जाएगी नहीं, वो वही जगह पर, उसी जगह पर क्या होगी, जम जाएगी। तो जो अम्लीय होता है, अगर बात करूं अम्लीय, जो अम्लीय लावा होता है वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है, और वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। एक क्षारीय, क्षारीय लावा कैसा होता है, तो ये पतला होता है, ये ज्यादा दूर तक फैलता है। बेसाल्टिक चट्टानों में क्या होता है, जो चट्टानें जल्दी ठंडी हो जाती हैं, बेसाल्टिक चट्टानों में क्या होता है, जो चट्टान जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी ठंडी जो चट्टान हो जाती है उसको कह देते हैं बेसाल्टिक चट्टान। और ग्रेनाइट चट्टान जो धीरे धीरे ठंडी होती है, ग्रेनाइट चट्टान कैसे, धीरे धीरे ठंडी होती है, धीरे धीरे ठंडी होगी, धीरे धीरे जब मैग्मा बाहर निकलेगा धीरे धीरे ठंडा होगा तो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें बनेंगी। जो जल्दी ठंडा हो जाएगा वो उससे बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानें मिलेंगी। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो बेसाल्टिक चट्टानें होती है ना, ये कम रवेदार होती हैं, इनमें क्रिस्टल फॉर्म जो है वो कम बनते हैं। ध्यान रखना, कम रवेदार होती है बेसाल्टिक चट्टानें। तो महासागरीय प्लेट्स का अधिकांश भाग महासागर से संबंध होता है, और बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित यह प्लेट, ये महाद्वीपीय जो प्लेट होती है, महाद्वीपीय प्लेट से बाहरी होती है। बाहरी क्यों होती है, क्योंकि इसका घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है। महासागरीय प्लेट का घनत्व, ध्यान रखोगे, इसका घनत्व, घनत्व इसका कैसा होता है, इसका घनत्व ज्यादा होता है, ये भारी होती है। महासागर की प्लेट जो है वो कैसी होती है, महासागरीय प्लेट भारी होती है, किंतु इसकी मोटाई कम होती है। ये बात तो हमें पीछे ही समझ आ गई थी कि इसकी मोटाई कम होती है। महासागरीय प्लेट, अगर मैं आपको पीछे चलूं, थोड़ा सा पीछे लेके चलूं, तो आपको दिखा दूं कि महासागरीय प्लेट की, यहाँ देखो, ये है महासागरीय प्लेट, ये वाली महासागरीय प्लेट। तो ये कैसी होगी, ये पतली होगी ना, इसकी मोटाई कैसी होगी, ये पतली होगी। और स्थल भाग पे कैसी होगी, यहाँ पे मोटी होगी। तो जो महाद्वीपीय प्लेट है वो कैसी होगी, मोटी होगी। मोटी तो होगी लेकिन, मोटी होगी लेकिन घनत्व उसका कैसा होगा, कम होगा। वो कैसी होगी, वो उसका घनत्व कम होगा, वो हल्की होगी, ध्यान रखोगे। और ये जो प्लेट है महासागरीय प्लेट, ये कैसी होती है, होती तो कैसी है, ये पतली होती है, लेकिन इसका घनत्व जो है वो कैसा होता है, घनत्व इसका ज्यादा होता है। ध्यान रखोगे, इसका घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है, ज्यादा होता है, इसलिए ये भारी प्लेट होती है महासागरीय। ध्यान रख लेना, अच्छा पॉइंट है। महाद्वीपीय प्लेट अब कौन सी होती है, महाद्वीपीय प्लेट जिसका अधिकांश भाग स्थल मंडल से बना हो, अधिकांश भाग किससे बना हो, स्थल मंडल से संबंध रखता हो, और यह अपेक्षाकृत हल्की और ग्रेनाइट से बनी होती है। अपेक्षाकृत कैसी होती है, हल्की होती है, और ग्रेनाइट से बनी होती है। अब तो ग्रेनाइट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, बाहर निकलता है लावा, तो जो लावा धीरे धीरे ठंडा होता है उससे जो चट्टान बनती है वो ग्रेनाइट होती है, जब जल्दी हो जाती है तो वो बेसाल्टिक होती है। महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कैसा होता है, कम होता है, इसका घनत्व कम होता है, घनत्व ज्यादा महासागरीय प्लेट का। इसकी मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक होती है, कोई इशू नहीं है इस पॉइंट में, इसकी मोटाई अधिक होती है। ध्यान रखना, बिल्कुल इजी सा पॉइंट है, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप कोई रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ना, तो भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ छोटी प्लेटों के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
छोटी प्लेट कौन कौन सी हैं जिनको हमें थोड़ा सा नाम उनका पता होना चाहिए कि छोटी प्लेट आखिर है कौन कौन सी, जो थोड़ी सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अन्य गौण प्लेट, गौण मतलब छोटी प्लेट। सबसे पहले है कोस प्लेट। कोस प्लेट यह मध्य अमेरिकी एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कोस प्लेट यह मध्य अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कहाँ है? मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है कोस प्लेट। नजका प्लेट की बात करूं तो दक्षिणी अमेरिकी और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है नजका प्लेट। इससे बनेगी एंडीज पर्वत श्रृंखला। दक्षिण अमेरिकी जो प्लेट है और ये जो नजका प्लेट है, नजका प्लेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भूल सकते हो कोस को, लेकिन नजका प्लेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लेना, स्टार लगा लेना इस पे। नजका जो प्लेट है ये दक्षिणी अमेरिकी एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, जिससे एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण होगा। किस प्रकार से निर्माण होगा, किस प्रकार से इसकी टक्कर होगी और एंडीज का निर्माण होगा, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लंबी पर्वत श्रृंखला है। बात करेंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन सी प्लेट है। अरेबियन प्लेट, इसमें अरब प्रायद्वीप के अतिरिक्त अधिकतर भाग सम्मिलित है। अरेबियन प्लेट, इसमें अरब जो प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है उसका अधिकतर भाग अरेबियन प्लेट के अंतर्गत आता है। बिल्कुल इजी सी। फिलीपींस प्लेट, तो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट और एशिया महाद्वीप के बीच फिलीपीन द्वीप स्थित है। फिलीपीन द्वीप प्लेट स्थित है, ध्यान रख लेना, बिल्कुल इजी सी है। कैरोलीन, ये न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन और भारतीय प्लेट के बीच में स्थित है कैरोलीन प्लेट। कैरोलीन आपके लिए कम ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। न्यू गिनी के उत्तर में और फिलिपियन एवं भारतीय प्लेट के बीच में स्थित है कैरोलियन प्लेट। अब फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। और जुआंडी फूका, सबसे जो दो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो नजका और दूसरी जुआंडी फूका, ये आपको 110% ध्यान रखने। अरेबियन वैसे ध्यान रह जाएगी, फिलीपीन वैसे आपको ध्यान रह जाएगी, और इनको अगर छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुआंडी फूका भी ध्यान रख लेना। जुआंडी फूका प्लेट अलास्का के नीचे और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में स्थित है। उत्तरी अमेरिकी जो प्लेट है उसके जस्ट पश्चिम में जुआंडी फूका प्लेट स्थित है, और ये पर्वत श्रृंखला का निर्माण करेगी कौन सी? रॉकी पर्वत श्रृंखला का। रॉकी, एंडीज और रॉकी। एंडीज किसकी है? उत्तर अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। गलत बोल दिया। और उत्तरी अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी अमेरिका की रॉकी है, और एंडीज जो है वो किसकी है? तो दक्षिणी अमेरिका की है, ध्यान रखोगे। और दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रख लेना। ये जुआंडी फूका प्लेट और जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, इनके टकराने से, इनके टकराव से किसका निर्माण होगा? रॉकी का। और नजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट से एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण होगा। ध्यान रखोगे, बिल्कुल इजी सा पॉइंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्लेटों का संचलन। अब प्लेटों का संचलन ये किस प्रकार से होता है ये जानते हैं हम लोग। थल मंडल के नीचे नीचे अथवा पृथ्वी के आंतरिक भागों में उष्मा की विभिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली संवहनीय धाराएं विद्यमान होती। मैंने आपको बताया कि स्थल मंडल के नीचे क्या है? दुर्बल मंडल। लिथोस्फीयर के नीचे हमारा क्या है? एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर जो है वो कैसा है? सेमी सॉलिड है, उसमें मैग्मा भरा पड़ा है। तो मैग्मा भरा पड़ा है तो वो क्या करता है? बाहर निकलने का ट्राई करता है। अगर उसको जगह मिल जाती है तो निकल जाता है, वरना फिर से मुड़ जाता है और फिर नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार की गति चलती रहती है, चक्रीय गति। ये कहाँ चलती रहती है?
तो ये चलती है दुर्बलता मंडल में, दुर्बल मंडल में। ये कहाँ चलती रहती है? एस्थेनोस्फीयर में चलती रहती है। इसके ऊपर क्या है? स्थल मंडल है, स्थल मंडल है। और यहाँ पे उष्मा की विभिन्नता के कारण, क्योंकि स्थल मंडल कैसा है? सॉलिड है और ये ठंडा है, सॉलिड है और ये ठंडा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, गर्मी है यहाँ पे। तो धाराएं कैसे चलेंगी? ऐसे ही तो चलेंगी, नीचे से उठेंगी ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी, जगह मिलेगी तो निकल जाएंगी, निकलेगा तो उसी को हम लोग कह देते हैं ज्वालामुखी फट गया। अगर नहीं निकल पाया तो वापस से मुड़ के फिर से चक्रीय गति करने लग जाएगा। तो ये कुछ क्या है? संवहनीय धाराएं यहाँ पे विद्यमान होती है। उष्मा की विभिन्नता के कारण ये जो मैग्मा है ये चक्रीय गति करता रहता है, और ये धाराएं लगभग 100 से 250 किलोमीटर की गहराई पर रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। कितनी गहराई? थोड़ी सी गहराई और बता दी है, 100 से लेकर 250 किलोमीटर की गहराई के बीच में ये संवहनीय धाराएं ही चलती हैं। किसकी वजह से? तो रेडियोधर्मी जो तत्व है उनके विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसकी वजह से ये संवहनीय धाराएं चलती हैं। और संवहनीय धाराओं के कारण ही प्लेट लगातार क्या होती है? प्लेटों में लगातार संचलन होता रहता है, प्लेट लगातार मूव करती रहती है। अब ये जो प्लेटें मूव करती हैं इस संवहनीय धारा की वजह से, तो प्लेटों का जो संचलन है वो बताया है यहाँ पे कितने प्रकार का होता है। तो प्लेटों का जो संचलन है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से प्लेटों की गति होती है। 3 प्रकार से कैसे? तो तीनों प्रकार हम लोग देख लेते हैं, तीनों प्रकार से कैसे होती है। चलिएगा, ये तो बात हमने यहाँ पे बता दी है। ऊपर लिथोस्फीयर, नीचे एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है? मैग्मा चक्रीय गति करता रहता है। ये हमेशा ऊपर की तरफ फोर्स लगाता रहता है, जहां इसको जगह मिल जाती है तो निकल जाता है, जगह नहीं मिल पाती है तो वहीं गति करता रहता है। तो ये कुछ बात थी जो आपने पीछे ही समझ ली है। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं तो हम देखते हैं 3 प्रकार के संचलन कौन कौन से हैं। सबसे पहला है अपसारी संचलन। सबसे पहला जो संचलन है, सबसे पहला जो मोमेंट है वो है अपसारी संचलन। वो कौन सा संचलन है? अपसारी संचलन, डाइवर्जेंट मूवमेंट। बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा सभी पॉइंट्स को। अपसारी संचलन, डाइवर्जेंट मूवमेंट, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे अपसारी संचलन कहते हैं। यहाँ पे अपसारी अगर ध्यान नहीं रहे तो इंग्लिश का वर्ड तो जरूर ध्यान रह जाएगा, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट से बना सकते हो डिवोर्स। डिवोर्स, डिवोर्स में क्या होता है? दो हस्बैंड वाइफ है, दोनों का डिवोर्स हो जाता है, दोनों दूर दूर हो जाते हैं। तो डाइवर्जेंट जब मूवमेंट होगी तो दोनों जो प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं, वो दूर दूर जाएंगी एक दूसरे से। एक दूसरे से कैसे जाएंगी? दूर दूर जाएंगी, एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर गमन करेंगी। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गमन करती हैं उसे कहते हैं अपसारी संचलन, डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। और जहां वह स्थान जहां पर प्लेटें एक दूसरे से हटती हैं उसे कहते हैं स्प्रेडिंग साइट। उसे कहते हैं स्प्रेडिंग साइट, प्रसारी स्थान। ये जो स्थान है यहाँ से ये दूर हुई है, इसको कहा जाता है प्रसारी स्थान, स्प्रेडिंग साइट। इसको कहते हैं स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग साइट, स्प्रेडिंग साइट कहते हैं। ये क्या है? ये वाली जो हमारी लेयर है लिथोस्फीयर है, और लिथोस्फीयर का ही पार्ट को तो हम लोग प्लेट कहते हैं। लिथोस्फीयर के पार्ट को ही तो हम लोग प्लेट कहते हैं। नीचे क्या है? ये एस्थेनोस्फीयर है, और एस्थेनोस्फीयर में तो मैग्मा भरा पड़ा है। ये मैग्मा बाहर निकलने का ट्राई करता है। जैसे ही प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर गमन करती हैं तो इस मैग्मा को जगह मिल जाती है और मैग्मा बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये जिस स्थान से बाहर आ जाता है, जिस स्थान से दो प्लेटें अलग जाती हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन करती हैं, जाती हैं, उसे कहते हैं प्रसारी स्थान, उसे प्रसारी स्थान कहते हैं।
प्रसारित स्थान अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पूछ लिया जाएगा स्प्रेडिंग साइट कौन से संचलन में बनती है, प्रसारित स्थान कौन से संचलन में बनता है, तो अपसारी संचलन में बनता है। मैं आपको एक पॉइंट ये बताना चाह रही हूँ कि जहां जब ये जो महासागरीय प्लेट है, ये जो महासागरीय प्लेट है, ये इनमें जब अपसरण होता है, जब ये एक दूसरे से दूर जाती है, तो जो मैग्मा है इसका निष्कर्षण होता है, मैग्मा बाहर निकलेगा। मैग्मा अगर बाहर निकलेगा तो यहाँ सोचना, मैग्मा यहाँ पे बाहर निकल गया, यहाँ देखना, यहाँ से मैग्मा बाहर निकला, बाहर निकलेगा तो यहाँ जम जाएगा। अगर अम्लीय लावा होगा तो ज्यादा गाढ़ा होगा, अम्लीय लावा क्षारीय होगा तो थोड़ा पतला होगा, पतला होगा तो ज्यादा दूर तक चला जाएगा, अम्लीय होगा गाढ़ा होगा तो थोड़ा दूर तक है, थोड़ी बड़ी सी ऊंची सी चट्टान बना देगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाना, मैग्मा बाहर निकला है, अम्लीय निकला गाढ़ा निकला तो ज्यादा ऊंची चोटी का, ऊंचे पर्वत का निर्माण कर देगा, अगर पतला है तो किसी पठार समतल सी जगह का निर्माण कर देगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो बना है ना यहाँ पे, अपसारी संचलन में कुछ ना कुछ तो बना है। डिवोर्स हुआ, क्या हो गया, डिवोर्स हुआ, यहाँ पे डाइवर्जेंट, ऐसे समझना, डिवोर्स से तो आप अपसारी दूर दूर जा रहे हैं, ये बात समझ सकते हो। दो इंटरकास्ट के हैं, एक लड़का और एक लड़की शादी करना चाहते हैं, अगर नहीं वो जबरदस्ती घर वालों की मर्जी से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे दोनों ही अपने अपने रास्ते हो गए तो घर वाले खुश होंगे, घर वाले खुश होंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बना, दूर गए तो यहाँ पे बनता है रचनात्मक किनारा, रचनात्मक किनारा, रचनात्मक, जैसे आपका मन करे, जैसे आप याद रख सकते हो वैसे याद रख सकते हो, सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, जैसे मन करे आपका, जैसे आपको अच्छा लगे सुंदर लगे वैसे याद कर सकते हो। दो दो प्लेटें हैं, दूर गई, मैग्मा बाहर निकला, मैग्मा बाहर निकला तो किसी चीज का निर्माण करेगा, चाहे फिर वो पर्वत का कर दे, पठार का कर दे, तो इसलिए किसी की रचना हुई है, किसी चीज का विनाश नहीं हुआ है। तो इसको कहते हैं रचनात्मक किनारा, कहते हैं रचनात्मक किनारा। ये अच्छा पॉइंट है, रचनात्मक किनारा पूछा जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, रचनात्मक किनारा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे रचनात्मक किनारा का निर्माण हुआ। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहते हैं इसे, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक, कुछ बना है यहाँ पे, किनारों पर नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण, दोनों किनारों पे क्या बन गया, अब सारी प्लेट किनारों पर कुछ नया बन गया, नई क्रस्ट का निर्माण हो जाएगा, तो इसे कहेंगे रचनात्मक किनारा। जिसे सागर तल का प्रसार होता है, जिससे सागर तल का प्रसार होता है, और विश्व के अधिकांश अपसारी किनारे मध्य महासागरीय कटकों के साथ हैं। अगर बात कर इसके अपसारी संचलन का, सबसे बढ़िया जो सबसे प्यारा एग्जाम्पल है वो है मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक जो है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अपसारी संचलन का सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक, जहां से अमेरिकी, यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेट अलग होती हैं। तो ये मध्य अटलांटिक कटक क्या है, ये किस प्रकार से अपसारी संचलन का उदाहरण है। दो बातें मैंने आपको बताई है, दो बातें, जब प्लेट, ये दो प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, ये इधर गई ये इधर गई, तो बीच में नीचे मैग्मा भरा पड़ा है, उसको जगह मिल गई, ये बाहर निकला, यहाँ कुछ ना कुछ बन गया, रचना हो गई, तो यहाँ पे बन गया रचनात्मक किनारा, रचनात्मक किनारा बन गया है, ठीक है। और इस रचनात्मक किनारे का, इस प्रकार से दो प्लेटें अलग हुए और बीच में किसी का निर्माण हो जाए, इस प्रकार का जो अपसारी संचलन है उसका सबसे बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो, बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है मध्य अटलांटिक कटक। पूछा जा सकता है कि मध्य अटलांटिक कटक कौन से संचलन का उदाहरण है, तो अपसारी संचलन का उदाहरण है, ध्यान रखोगे मध्य अटलांटिक कटक। जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक के पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है, कोई इश्यू है
तो आप बता सकते हैं, वरना मैं आपको मध्य अटलांटिक कटक दिखाती हूँ। मध्य अटलांटिक कटक कौन सी है? ये हम लोग देख रहे हैं एस आकृति का मध्य अटलांटिक कटक, अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक कटक क्यों कहा गया है इसको, क्या है आखिर ये, तो इसके बारे में बात करते हैं। यही है मध्य अटलांटिक कटक। यहाँ पे क्या हो रहा है देखना, एक तो उत्तर अमेरिकी प्लेट, सभी प्लेटों की जो मूवमेंट है वो अलग अलग दिशा में है, अलग अलग दिशा में है। यहाँ प्लेटें सभी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यहाँ पे देखना, ये प्लेट जो है उत्तर अमेरिकी प्लेट किधर गति कर रही है, तो उत्तर पश्चिम की ओर गति कर रही है, उत्तर पश्चिम की ओर इधर गति कर रही है। और ये जो प्लेट है अफ्रीकी प्लेट, ये किधर गति कर रही है, उत्तर पूर्व की तरफ गति कर रही है। ये इस प्रकार से इसकी गति है, तो दोनों मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है। और दूर जा रही है तो बिल्कुल सेम सेम यहाँ पे वो लगेगा फॉर्मूला कि यहाँ पे अपसारी संचलन होगा, दूर जा रही है तो यहाँ पे नीचे तो मैग्मा भरा पड़ा है तो मैग्मा बाहर निकलेगा। यहाँ बिल्कुल क्या हो रहा है, दोनों प्लेट, पहले तो ये हमने जिग्सा फिट जो मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, जो वेगनर महोदय के द्वारा, जो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें हमने पढ़ा जिग्सा फिट, उसके तहत मैंने बताया था कि सभी के सभी कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे आपस में। फिर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे बीच में स्पेस आ गया, और स्पेस आ गया तो जो नीचे मैग्मा भरा पड़ा है उसको निकलने की जगह मिल गई, तो वो अब यहाँ से निकलेगा, निकलता रहता है यहाँ से। तो यहाँ एक क्या बन गया, एक ऐसी रिज टाइप बन गई, एक कटक टाइप बन गई ना पूरे पे, क्योंकि ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट ये भी तो यहाँ जुड़ी हुई थी, ये यहाँ फिट हो रही थी और ये आपस में जुड़ रहे थे, लेकिन ये अब आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट ऐसे दूर जा रही है, इधर जा रही है, और ये अफ्रीकी प्लेट उधर जा रही है, तो दूर जा रही है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। यहाँ पे ये जो बना इसको कह देंगे हम रचनात्मक किनारा, और ये पूरी की पूरी एक क्या बना दी, एक चेन सी बना दी, एक रिज टाइप बना दी, एक कटक बना दी। इसी को कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं, ध्यान रख लेना, ये है मध्य अटलांटिक कटक। तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अपसारी का, बहुत अच्छा। डाइवर्जेंट मोमेंट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखोगे ये वाला एकदम से। इसके बाद डाइवर्जेंट के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है हमारा, अभिसारी संचलन। अभिसारी संचलन, कन्वर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट क्या कहता है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो अधिक घनत्व की प्लेट, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे क्षेपित होती है, क्षेपित होती है। इस प्रकार की गति को अभिसारी संचलन कहते हैं। अभिसारी संचलन यानी कि कन्वर्जेंट मोमेंट। कन्वर्जेंट मोमेंट जब एक दूसरे से टकराती है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, दोनों जो दो प्लेट हैं ये क्या हो रही है, एक दूसरे के पास आ रही है, क्या हो रही है, एक दूसरे के पास आ रही है। इस प्रकार से दोनों की गति जो है वो एक ही दिशा में इस प्रकार से आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो ये है लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर में ही तो लिथोस्फीयर के पार्ट को ही तो प्लेट कहते हैं। ये है हमारी कौन सी, ओशनिक प्लेट, और ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशनिक यहाँ पे महासागरीय, ये वाली महासागरीय प्लेट है, और ये है महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, और ये है महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। मैंने आपको एक बात बताई, महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट का जो घनत्व है वो कैसा होता है, महासागरीय जो प्लेट है उसके घनत्व की बात करूं मैं तो उसका घनत्व कैसा होता है, घनत्व कैसा होता है, तो उसका घनत्व होता है ज्यादा।
महासागरीय प्लेट का जो घनत्व होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। और महाद्वीपीय प्लेट का जो घनत्व है वो कैसा होता है, इसका घनत्व होता है कम, घनत्व कम होता है, पीछे ही मैंने आपको बताया है। तो महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा है तो ये कम घनत्व वाली तो ऊपर रह जाएगी और ज्यादा घनत्व वाली क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो इस वजह से दो प्लेट हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी, तो अब क्या हुआ, दूसरी जो पोजीशन हुई, यहाँ पे देखना, यहाँ पे समझना, इसको मैं इरेज कर दूं फिर समझाती हूँ अच्छे से। यहाँ देखना, यहाँ देखना एक बात, दोनों प्लेट आपस में क्या आई, एक दूसरे की तरफ आई। अब ये थी कैसी, इसका घनत्व ज्यादा था और इसका घनत्व था कम। इसका घनत्व कैसा था, कम था। इसका घनत्व कैसा था, कम था, ध्यान रखोगे। इसका घनत्व कैसा था, कम था। तो जो ज्यादा घनत्व वाली महासागरीय जो प्लेट है ये इसके नीचे चली जाएगी, और नीचे आप सभी को पता है ये क्या है, एस्थेनोस्फीयर है। क्या है, एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर में आपको पता है क्या भरा पड़ा है, मैग्मा भरा पड़ा है एस्थेनोस्फीयर में। मैग्मा, यहाँ का टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो नीचे गई है इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्षरण हो जाएगा, ये बिल्कुल टूट जाएगी। इसका क्या हो जाएगा, सबडक्शन हो जाएगा, ये टूट जाएगी। इसका क्षेपण हो जाएगा इस प्लेट का, जो नीचे चली गई है। और नीचे कौन सी गई है, महासागरीय गई है, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है और महाद्वीपीय का क्या है, घनत्व कम है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो अधिक घनत्व की प्लेट प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे क्षेपित होती है। इस प्रकार की गति को अभिसारी संचलन कहते हैं। जहां प्लेटों का क्षेपण होता है उसे परविष्टन क्षेत्र कहते हैं। जहां प्लेटों का क्षेपण होता है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं सबडक्शन जोन कहते हैं। सबडक्शन जोन कहते हैं, ध्यान रख लेना, सबडक्शन जोन इसको कहते हैं, सबडक्शन जोन, परविष्टन क्षेत्र। यहाँ पे प्लेटों का क्या हो गया है, क्षेपण हो गया। तो अभी सारी कन्वर्जेंट मोमेंट आपको समझ आया। और इस कन्वर्जेंट मोमेंट में अगर मैं बात करूं तो कौन सा किनारा बनता है, आप लोगों को कौन सा किनारा बनता है, तो इसमें बनता है विनाशात्मक प्लेट किनारा। इसमें कौन सा किनारा बनता है, विनाशात्मक प्लेट किनारा। क्यों बनेगा विनाशात्मक, क्योंकि इसमें विनाश हो गया है। इसमें जो प्लेट नीचे चली गई है, नीचे जिसका घनत्व ज्यादा है और जिसका घनत्व कम है वो ऊपर रह गई। ये वाली अब मैग्मा के अंदर इतने गर्म पदार्थ के अंदर चली गई, तो यहाँ पे इसका सबडक्शन हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, इसका क्या हो गया, विनाश हो गया इस प्लेट का। तो इसलिए इसको कहते हैं विनाशात्मक प्लेट सीमांत कहते हैं, इसको विनाशात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं। यहाँ कौन सा किनारा बनता है, तो विनाशात्मक प्लेट किनारा बनता है। यहाँ पे किसी चीज का, यहाँ पे किसी चीज की उत्पत्ति नहीं हुई है, कोई पर्वत नहीं बना, कोई पठार नहीं बना। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बना है एक, यहाँ पे कुछ चीज बनी नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है, क्षरण हुआ है। अगर दो दूर दूर जा रही थी, दो दूर दूर प्लेट जा रही थी, ये इधर जा रही थी, ये इधर जा रही थी, बीच में मैग्मा बाहर निकल के ये पर्वत पठार बना दिया था, तो यहाँ पे रचना हुई थी, कुछ नई चीजें बनी थी। लेकिन यहाँ पे तो हमारा पुराना ही खराब हो गया, हमारा पुराने का ही विनाश हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, विनाशात्मक प्लेट किनारा। रटना नहीं है, किसी भी पॉइंट को रटना नहीं है, समझना है अच्छे से। बहुत अच्छे पॉइंट हैं, सभी पॉइंट्स बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपके क्लियर करेंगे, इसलिए आपको किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये विनाशात्मक प्लेट किनारा, आई होप आपको क्लियर हुआ, समझ आया। एक बारी मुझे बताइएगा, समझ आया। और जो उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में इस प्रकार का संचलन
एक सामान्य परिघटना है। अभी आपको बताती हूँ किस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। ये जो अभिसारी संचलन है ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के अभिसारी संचलन। ये लाइन अभी समझाती हूँ किस प्रकार से। जो एंडीज और रॉकी पर्वत श्रृंखला बनी है उनके संदर्भ में यहाँ पे बताया गया, अभी बताती हूँ। उससे पहले ये देखिए, अभिसारी संचलन 3 प्रकार से हो सकता है। अभिसारी संचलन 3 प्रकार से हो सकता है, महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन। महाद्वीपीय मतलब महाद्वीप, और महासागरीय, महासागरीय प्लेट आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। एक दूसरे की, अभिसारी का मतलब तो क्या हुआ, एक दूसरे की तरफ ही तो आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। और फिर घनत्व के अकॉर्डिंग जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रह जाएगा। अब महाद्वीपीय और महाद्वीपीय दोनों ही कैसी है, महाद्वीपीय, लेकिन है महाद्वीपीय 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 यानी दोनों की दोनों जो प्लेट हैं वो कैसी हैं, जिनका अधिकांश भाग स्थल से निर्मित है, स्थल से निर्मित है। मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों को ये पॉइंट समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी। और महासागरीय संचलन जो है, इनमें महासागरीय संचलन मतलब दोनों जो प्लेट है उनका अधिकांश मोस्टली जो पार्ट है वो महासागर से निर्मित है, पानी से निर्मित है। तो ये आपको समझ आया कि अभिसारी संचलन 3 प्रकार का हो सकता है। ये संचलन की अलग अलग प्रकृति है। ये देखा जाएगा कि संचलन किस प्रकार से हो रहा है, कौन सी प्लेट का क्षरण होगा, कौन सी प्लेट का सबडक्शन होगा, कौन सी प्लेट का विनाश होगा, कौन सी प्लेट नीचे जाएगी। जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो प्लेट नीचे चली जाएगी और उसका सबडक्शन हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा, वहां बन जाएगा विनाशात्मक प्लेट किनारा। बिल्कुल इजी सा पॉइंट है, कहीं भी किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत ही नहीं है। आई होप आप लोगों को महाद्वीपीय महासागरीय संचलन यहाँ पे समझना क्या कह रहा है, बिल्कुल वही पॉइंट है, महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन। महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट अभिसरण का संबंध उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग से है, जहां महासागरीय प्लेटों पर गोंड का, महासागरीय प्लेटों पर व महाद्वीपीय प्लेटों पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है, जैसे एंडीज और रॉकी का महाद्वीपीय और महासागरीय। अब यहाँ देखना, मैं आपको दिखाती हूँ मैप, एक बार देखती हूँ यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है। चलिएगा, पीछे ही लिया है तो पीछे दिखाती हूँ। कह रहा है कि अमेरिका जो उत्तर अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे एंडीज और रॉकी जो पर्वत श्रृंखला है ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन का। तो अब हम बात करते हैं किस प्रकार से ये एग्जाम्पल है, काफी पीछे लिया हुआ है मैंने, एक बार यही समझा दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। ये रहा मैं, यहाँ देखना, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है इसका मोस्टली भाग कैसा है, स्थल भाग है, तो ये कैसी है, महाद्वीपीय। ये कैसी है, महाद्वीपीय प्लेट है। और ये है एक जुआंडी फूका प्लेट। ये कैसी प्लेट है, ये छोटी प्लेट है जुआंडी फूका। और ये किसका पार्ट है, तो पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, पैसिफिक प्लेट। यहाँ कौन सी प्लेट, पैसिफिक प्लेट ले लो। पैसिफिक प्लेट कैसी है, तो ये पूर्णतः महासागरीय है। ये कैसी है, महासागरीय। तो यहाँ इन दोनों की क्या हुई है, आपस में ये एक दूसरे की तरफ आई है। क्या हुई है, मैंने बताया था कि यहाँ से ये जो प्लेटें थी इसकी गति कैसे थी, इस प्रकार से थी, इनकी गति इस प्रकार से थी। साउथ अमेरिकन प्लेट इधर जा रही थी पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ, और अफ्रीकन प्लेट किधर जा रही थी, उत्तर पूर्व की तरफ जा रही थी। ये इस प्रकार से इनकी मूवमेंट थी। तो ये प्लेट इधर जा रही थी और ये महासागरीय जो प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, ये इधर आ रही है, इसकी मूवमेंट दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ जब आ रही है, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट आ रही है, तो हमें पता है कि महासागरीय प्लेट जो है इसका घनत्व कैसा है, इसका घनत्व ज्यादा है।
इसका घनत्व ज्यादा है तो इसका सबडक्शन हो जाएगा, ये नीचे चली जाएगी। नीचे चली जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, घनत्व इसका कैसा है, ज्यादा है, तो यहाँ पे विनाश होगा, यहाँ पे विनाशात्मक किनारा बनेगा। दोनों प्लेटें, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों दो प्रकार की कंडीशन होती है, दो प्रकार की कंडीशन होती है। दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती है तो उसमें वलन भी पड़ जाता है। यहाँ पे हुआ वलन पड़ गया और उस वलन की वजह से क्या बन गया, तो वलन की वजह से यहाँ पे बन गई रॉकीज पर्वत श्रृंखला। इन दोनों जो प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के टकराने से कौन सी पर्वत श्रृंखला बनी, रॉकी पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट और ये नजका प्लेट, दोनों प्लेटों के यहाँ पे टकराव हुआ और यहाँ पे बन गई कौन सी, तो यहाँ पे बनी है कौन सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये बन गई एंडीज। तो दो प्लेटों के टकराने से क्या हुआ, उनमें वलन पड़ा और उस वलन से क्या हो गई, एंडीज पर्वत श्रृंखला और रॉकीज। इसीलिए कहा गया है कि इस महासागरीय और महाद्वीपीय संचलन का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो एंडीज और रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। अब मुझे बताइए, आपको ये बात आपको समझ आई कि किस प्रकार से ये बताया गया है, किस प्रकार से एंडीज और रॉकी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। जल्दी से एक बारी मुझे बता दीजिए, आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ, किसी भी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। आप लोग सॉरी, मैं भी ना भूल जाती हूँ, मुझे वही ध्यान है कि लाइव ही पढ़ा रहे हैं तो इसलिए। चलिएगा, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। तो ये हमने यहाँ तक देख लिया महाद्वीपीय महासागरीय संचलन। तो एंडीज और रॉकी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। इस प्रकार के संचलन में अत्यधिक घनत्व वाली जो महासागरीय प्लेट है वो कम घनत्व वाली जो महाद्वीपीय प्लेट है उसके नीचे उसका क्षेपण हो जाता है। महासागरीय प्लेट के अधिक गहराई में क्षेपित होने के कारण वहां भ्रंश की क्रिया से गहरे उद्गम केंद्र, जिससे भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। जब ज्यादा नीचे चली जाती है, उसका क्षेपण हो जाता है, तो फिर भूकंप की उत्पत्ति होती है, वहां जो वोल्कनों की उत्पत्ति होती है। ये इस प्रकार की क्रियाएं वहां पे देखने को मिलती हैं। इसके बाद अत्यधिक ताप व दाब के प्रभाव से क्षेपित प्लेट के अधिकांश गलन से मैग्मा का निर्माण होता है। बिल्कुल मैग्मा का निर्माण होता है और यही मैग्मा प्लेटों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंच जाता है और ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न होती है। बिल्कुल कैसे संपन्न होती है, मैंने बताया कि किस प्रकार से नजका और जो अमेरिकन प्लेट है आपस में दोनों का क्या हुआ, क्षेपण हुआ, दोनों एक दूसरे की तरफ आई टकराई। तो ये वाली प्लेट है इसके नीचे चली गई, नीचे चली गई, नीचे चली गई, यहाँ पे एस्टेनोस्फीयर में मैग्मा भरा पड़ा है। यहाँ पे क्या होगा, मैग्मा अब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा यहाँ पे मैग्मा पिघल गया है। ये प्लेट ये भी गल गई है, इसका भी तो क्षेपण हो गया है, ये भी गल गई है, ये भी मैग्मा बन गई है। तो ये अब दाब लगाएगा, बाहर की ओर निकलने का ट्राई करेगा और यहाँ पे फिर आएंगे अब क्या, ज्वालामुखी। यहाँ पे क्या फटेंगे, अब ज्वालामुखी फटेंगे और ज्वालामुखी फटेंगे जैसे ही मैग्मा बाहर निकलेगा लावा आएगा और लावा बाहर जम जाएगा तो पर्वत श्रृंखला इनका निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से रॉकी पर्वत श्रृंखला और एंडीज पर्वत श्रृंखला इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, किस प्रकार से एंडीज और रॉकी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। दोनों का क्षेपण हुआ, नीचे चली गई जो जिसका घनत्व ज्यादा है, फिर उसका क्षेपण हुआ, वहां से फिर मैग्मा बाहर निकला, मैग्मा बाहर निकला, लावा बना, लावा जब जम गया तो बन गई एंडीज और रॉकी पर्वत श्रृंखला। दोनों का इसी प्रकार से निर्माण हुआ। इसके बाद बात करूं तो महाद्वीपीय संचलन, इसमें भी यही होता है, दोनों जो प्लेट है वो महाद्वीपीय होती है। ये किस प्रकार से, जो महाद्वीपीय प्लेट संचलन का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो हिमालय पर्वत का है, हिमालय पर्वत का है। अगर क्वेश्चन आ जाए महाद्वीपीय महासागरीय संचलन तो एंडीज और रॉकी हो जाएगा, और जब आ जाए महाद्वीपीय संचलन तो हो जाएगा हिमालय पर्वत। जो हमारा
यूरेशियन प्लेट है और जो भारतीय प्लेट है, ये जब दोनों एक दूसरे की तरफ आई, दोनों टकराई, तो किसका निर्माण हो गया? हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखोगे, इस प्रकार से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। दोनों प्लेटें ही महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटें थी, तो इनके टक्कर से इनमें क्या हुआ? इनमें वलन पड़ गया। दोनों जो पर्वत श्रृंखला है, इनमें क्या हुआ? दो पर्वत से, क्योंकि सेम सेम है दोनों, यूं समझ लो सेम शक्तिशाली है दोनों। क्या है? सेम शक्तिशाली है दोनों, एक दूसरे की तरफ आई। आप ऐसे समझना, दो जब हम लोग कागज के टुकड़े हैं, दोनों को हम एक दूसरे की तरफ लेके जाते हैं, तो दोनों में बीच में से कोई ना कोई एक ऊपर उठ जाएगा। तो इसी को कहा वलन पड़ गया दोनों में, और इस वलन पड़ने के कारण हिमालय की उत्पत्ति हो गई। हिमालय की उत्पत्ति होगी। इसी प्रकार से आल्प्स पर्वत की उत्पत्ति हुई, एटलस की उत्पत्ति है, और यूराल पर्वत की उत्पत्ति हुई है। अवसादों में वलन पड़ने से इन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। ध्यान रखोगे, हिमालय की उत्पत्ति पूछा जाता है। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही थी, दोनों महाद्वीपीय थी, क्योंकि यूरेशियन भी महाद्वीप और भारतीय भी महाद्वीप, दोनों प्लेटें टकराई, वलन पड़ा, और वलन पड़ने से हिमालय की उत्पत्ति। रॉकी की कैसे हुई थी? दो जो महासागरीय जो प्लेट थी, वो कैसी थी? उसका घनत्व ज्यादा था, तो नीचे धस गई। दूसरी प्लेट महाद्वीपीय प्लेट थी, वो ऊपर रही। फिर इसका एस्थेनोस्फीयर में जी चली गई, वहां पे बहुत ज्यादा ताप ज्यादा था, गर्मी ज्यादा थी, यूं समझ लो। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, मैग्मा भरा पड़ा है, तो ये भी पिघल गई। यहाँ पे क्या हो गया? इसका क्षरण हो गया। अब ये जो मैग्मा बना, ये बाहर आने का ट्राई करेगा। फिर यहाँ से ज्वालामुखी फटते हैं इस वाले किनारे से, और यहाँ किनारे से ज्वालामुखी फटते हैं, तो यहाँ पे मैग्मा बाहर निकलता है, और वो मैग्मा बाहर निकल के जब जम जाता है, तो वही फिर एंडीजो रोकी पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ये थी एंडीजो रोकी पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वत श्रृंखला। इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? आई होप आपको सारी की सारी सब पॉइंट्स आपके क्लियर हुए, सभी के सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। यहाँ प्लेटों का अधिक गहराई में क्षेपण नहीं हो पाता है। यहाँ एक बात समझना, यहाँ प्लेटों का अधिक गहराई में क्षेपण नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों प्लेटों को जो है इनका स्वभाव एक जैसा है, महाद्वीपीय। तो ये गहराई में नहीं जा पाती, दोनों में इनमें वलन ही पड़ता है। वलन पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे ज्वालामुखी की क्रियाएं कम होती है, नहीं के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे भूकंप की संभावना बन जाती है। ज्वालामुखी की क्रिया जब दोनों अलग अलग कैटेगरी की है, एक महासागरीय एक महाद्वीपीय, तो जिसका क्षेपण हो जाएगा वो जाके वो उसका सबडक्शन होगा, वो बाहर की ओर जोर लगाएगी, तब आता है ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं उस टाइम। लेकिन यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती, यहाँ पे भूकंप की संभावनाएं बनती हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि आर्क्स का, हिमालय का, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ। अब एक अंतिम बच गया है, महासागरीय संचलन। महासागरीय में क्या होता है? इसमें दोनों प्लेट महासागरीय रहती है। इसमें प्लेट अभिसरण का संबंध प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारों से है, जहां न केवल गहरे गर्तों का, जैसे कि मेरियाना जो गर्त है, जो सबसे गहरा गर्त है, इसका निर्माण हुआ है, और फिलीपींस और जापान में काफी द्वीपीय संरचनाएं, इनका विकास किसके वजह से हुआ है? महासागरीय संचलन की वजह से। इसमें भी प्रोसेस बिल्कुल वही है। महासागरीय में जो थोड़ा सा, जिसका घनत्व कम है वो ऊपर रह जाएगा, जिसका घनत्व ज्यादा है वो नीचे चला जाएगा। ये महासागरीय जो प्लेटें हैं, उनकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से जाएंगी। तो महासागरीय संचलन में दोनों जो प्लेटें हैं वो कैसी होंगी? महासागरीय होंगी। तो ध्यान रखेंगे, महासागरीय प्लेट का अधिक गहराई में क्षेपण होने के कारण दोनों महासागरीय प्लेट है, लेकिन जिसका घनत्व ज्यादा है वो क्या हो जाएगा? घनत्व ज्यादा है वो नीचे चली जाएगी, और दूसरी प्लेट तो ऊपर ही रह जाएगी। अब ये ज्यादा नीचे चली गई है स्टेनोस्फियर में,
दुर्बल मंडल में तो इसका क्षेपण हो गया, इसका सबडक्शन हो गया, तो यहाँ पे अत्यधिक ताप है, दाब है, इसकी वजह से ये बिल्कुल गल गई और बहुत ज्यादा मैग्मा की उत्पत्ति यहाँ पे हो गई। एस्थेनोस्फीयर तो मैग्मा से ही भरा पड़ा है। तो यहाँ तक के पॉइंट्स में आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पॉइंट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये और यही मैग्मा फिर क्या करेगा, इन्हीं महासागरीय परतों को तोड़ते हुए क्या करेगा, ज्वालामुखी का रूप धारण करेगा और ज्वालामुखी की प्रक्रिया यहाँ पे समुद्र में हो जाएंगी। महासागरीय प्लेट के द्वारा यहाँ पे ज्वालामुखी की क्रियाएं संपन्न होंगी। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया, सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। तो यहाँ पे किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब जो अंतिम बच गया है हमारा, वो बच गया है रूपांतर, समानांतर संचरण या फिर ट्रांसफॉर्म मोमेंट या फिर पैरेलल मोमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोनों दोनों एक दूसरे की तरफ, दोनों क्या करते हैं, बिल्कुल रगड़ करके एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है, ये दो है, ये दो प्लेटें हैं, दोनों एक जगह पे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये बिल्कुल इधर ही इसके साथ ही चिपका हुआ है और जा रहा है नीचे की तरफ। तो ये जो होगा इसको कहते हैं पैरेलल मोमेंट, रूपांतर या फिर समांतर संचरण। तो ये भी किस प्रकार से होता है, ये होता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा अर्थक्वेक आएंगे, यहाँ पे भूकंप आएंगे, यहाँ पे क्योंकि दो प्लेटें दोनों आपस में रगड़ खा के एक दूसरे से अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा अर्थक्वेक, यहाँ पे आएंगे भूकंप आएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। इसमें क्या बताया है, जब दो प्लेट एक दूसरे समानांतर गति करती है तो न तो किसी प्रकार की परपट्टी का निर्माण होता है, ना ही किसी परपट्टी का विनाश होता है। इसमें इसमें ना तो देखो दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से रगड़ करते हुए जा रही हैं, रगड़ करते हुए जा रही हैं, तो सिर्फ क्या होगा, भूकंप भी आएगा और ना तो कोई भी प्लेट का विनाश होगा, ना नई प्लेट बनेगी, ना विनाश हुआ ना क्षरण हुआ। तो इसलिए इसको कहते हैं समानांतर संचरण कहते हैं और इस किनारे को कहते हैं संरक्षी प्लेट सीमांत, संरक्षी प्लेट सीमांत, संरक्षी प्लेट किनारा। यहाँ पे ना कुछ बना ना कुछ बिगड़ा, तो इसको कहते हैं संरक्षी प्लेट सीमांत, संरक्षी प्लेट किनारा। तो ध्यान रख लेना, यहाँ पे सिर्फ भूकंप की क्या होती है, संभावना बढ़ती है, भूकंप आता है। कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश भी रूपांतर सीमा का अच्छा उदाहरण है। कौन सा, कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश भी रूपांतर सीमा का अच्छा उदाहरण। तो सभी के हमने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखे, समझे। आई होप आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए, किसी भी पॉइंट्स में आपको कोई डाउट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आया। देखो दो कितने प्लेट किनारे बताए हैं मैंने, जब दो प्लेट, एक बार रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, ये जा रही है दूर दूर, यहाँ पे मैग्मा, नीचे मैग्मा भरा पड़ा है, बाहर निकलेगा कुछ बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या हुआ है, रचनात्मक, तीन किनारे बताए हैं, तीनों बता देती हूँ। रचनात्मक प्लेट किनारा, एक में क्या होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, इस प्रकार से ये प्लेट आ रही है एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ आई, तो इसमें जिसका घनत्व ज्यादा था वो नीचे मुड़ गई, नीचे चली गई, और जिसका घनत्व कम वो ऊपर रहेगी। जो नीचे चली गई ये एस्थेनोस्फीयर में गई, इसका सबडक्शन हो गया। अब यहाँ से मैग्मा, अब यहाँ पे इसका प्लेट का सबडक्शन हुआ है, प्लेट का क्षरण हुआ है, विनाश हुआ है, तो इस किनारे को कह देते हैं विनाशी प्लेट किनारा, इसको कह देते हैं विनाशी प्लेट किनारा। और जहाँ पे कुछ भी ना विनाश होता ना कुछ नया बनता तो उसको संरक्षी प्लेट किनारा कह देते हैं। तो ये थी तीन प्रकार की प्लेट और प्लेट के किनारे। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे, किसी भी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है।
अब आपको हिमालय पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको बेझिझक आराम से हिमालय पढ़ा सकती हूँ। हिमालय में अब आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि हिमालय की उत्पत्ति मैम कैसे हुई है आखिर। अब मैं सीधा चलूंगी ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इनके बारे में पढ़ाऊंगी, जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो हम लोग इसके बाद हिमालय पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। जो भी सदियों पुराने आपके मन में डाउट्स रहे होंगे सभी के सभी आपके क्लियर हुए होंगे, आई होप। लेकिन फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है आपके मन में, कोई भी डाउट्स, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा अपना जो भी डाउट्स है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट कर देना। मैं आपका देखते ही रिप्लाई करूंगी, क्योंकि ये लाइव नहीं थी क्लास, ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास होगी। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी तो प्रीमियर होगी वीडियो, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अब मैं आप लोगों को मिलूंगी कब की क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी हिमालय के साथ। हिमालय के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, बाय सभी लोगों को, धन्यवाद।